हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बिल्कुल नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आप सभी ने अपनी आंखों से इस रंगीन भरी दुनिया को देखा होगा, देखा है? सभी ने हरियाली देखी होंगी अपनी अपनी आंखों से। हाँ, तो वो वाली हरियाली नहीं, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, पेड़ पौधों की बात कर रहा था। ठीक है भाई, तो देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन आई। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, यानी आंखों में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनके हम करेक्शन किस किस तरह से कर सकते हैं। चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली हमारी स्लाइड खुली है जिसका नाम है ह्यूमन आई। क्या होती है ह्यूमन आई? सबकी आंखें होती हैं, सबको पता है क्या है, नैन या क्या है, दीदे, आंखें। हाँ, तो चलिए देखिए, द ह्यूमन आई इज द सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या होता है भाई? एक सेंसरी ऑर्गन होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा बायो में सेंस ऑर्गन्स के बारे में, तो उन्हीं में से एक होती है ह्यूमन आई। दैट अलाउज पीपल टू सी बाय डिटेक्टिंग लाइट, जो अलाउ करती है लोगों को देखने के लिए, क्या डिटेक्ट करके? लाइट को डिटेक्ट करते, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उन कन्वर्ट करती है इसको किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ तक जाते हैं? आपकी ब्रेन तक जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट ब्रेन इंटरप्ट्स टू क्रिएट विजुअल इमेज, टू क्रिएट विजुअल इमेज। तो बेसिकली ह्यूमन आई क्या है भाई? एक सेंस ऑर्गन है जो लाइट को कैप्चर करके हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने का काम करता है। यानी जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसके लाइट्स हमारे आंखों के अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट नजर आता है। अब जो चीज आप देखकर याद करते हैं, वो जो याददाश्त है आपकी, आप चीजों को देख के याद करते हो। आप मूवीज देखते हो, मूवीज कभी नहीं भूलते, तो उस मूवीज को याद कैसे कर रहे हो? कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जाते हैं आपके नर्व, ऑप्टिक नर्व से कहाँ तक? आपके ब्रेन तक, जो आपको चीजें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कराते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, द रेडियस ऑफ ह्यूमन आई इज 1.15 सेंटीमीटर। जो रेडियस होता है ह्यूमन आई का वो कितना होता है? 1.15 सेंटीमीटर। देखिए, द आईज ओवरऑल लेंथ इज अबाउट 21 mm टू 27 mm। कितनी होती है भाई? 21 से 27 mm तक आपकी ओवरऑल लेंथ हो सकती है ह्यूमन आई की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम है ह्यूमन आई का। देखिए, आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सबसे आउटर वाली कवरिंग जो होती है आई की, वो क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है। अब ये जो उभरा हुआ भाग है, ये कौन बनाता है भाई? बेसिकली कॉर्निया ही बनाती है। कौन बनाती है? कॉर्निया बनाती है। इसके अंदर यहाँ पर ये जो पार्ट प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आइरिस। अभी केवल डायग्राम को देखो, किस पर्टिकुलर पार्ट का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है वो आगे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, मैं सभी को समझा दूंगा। तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो गई भैया? आपकी कॉर्निया हो गई। और इस कॉर्निया के अंदर यानी लेंस के पास में एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है, इसको हम बोलते हैं आइरिस, जो हमारे आई के प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करता है। यानी प्यूपिल का साइज बड़ा करना और प्यूपिल का साइज छोटा करने का जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? आइरिस के पास होती है। उसके बाद में प्यूपिल, उसके बाद में आपका एक्वेस ह्यूमर, यानी कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में यहाँ पर कुछ लिक्विड मटेरियल भरा होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। उसके बाद में क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपका लेंस होता है मेन आंख के अंदर, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस या क्रिस्टलाइन कॉनकेव लेंस। इसके पीछे कुछ मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं भाई? सिलियरी मसल्स होती हैं, जो आपके लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करती हैं। यानी कोई चीज़ अगर आप पास से देखोगे तो उसको पास से फोकस कराना या फिर दूर वाली चीज़ को देखना, उसके लिए जो आपका लेंस होता है उसका एडजस्टमेंट होता है। तो उसको एडजस्ट कराने में कौन मदद करती है भाई? सिलियरी मसल्स हेल्प करती है। पीछे रेटिना, जहाँ पर आपके प्रतिबिंब बनता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखते हो प्रतिबिंब बनता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, वो कौन से पोर्शन पर बनता है भाई?
रेटिना पे बनता है। यहाँ पर लास्ट में एक नर्व जुड़ी है, इसको हमने बोला ऑप्टिक नर्व। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी चीज आप विजुअली देखते हो उसको मेमोराइज करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस यहाँ से होते हुए कहाँ जाते हैं, आपके ब्रेन में जाते हैं, जो आपको चीजें रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है भाई, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हो रहा है। अब ये बहुत बड़ा सा पोर्शन बचा है यहाँ पर, इसमें लिक्विड मटेरियल भरा होता है। ये जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी आई के साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, रिफ्रैक्शन में भी हेल्प कराता है, आई को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप यहाँ तक की चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। डायग्राम में दिख रहा था, ये सारे पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के। अब हर एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पोर्शन है क्या है, कॉर्निया। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आपको बताई थी, ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है भाई, कॉर्निया है। तो देखिए कॉर्निया क्या है, द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया, यानी आंख का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, एक लेयर होती है, एक बहुत पतली झिल्ली होती है कॉर्निया की, दैट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट बल्ज। क्या बनाती है भाई, एक बल्ज बनाती है। किस तरह का, ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस वाले पार्ट को क्या बोला हमने, बल्ज बोला। तो ये एक उभरा हुआ पार्ट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बल्ज बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू कॉर्निया। जो मोस्टली लाइट होती है वो आंख के अंदर किससे होकर गुजरती है, कॉर्निया से होकर गुजरती है। आप कह सकते हो जितनी भी लाइट आपकी आंखों के अंदर जा रही है वो किससे होकर जा रही है कॉर्निया से होकर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है भाई, आइरिस। ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट क्या है, आइरिस है। देखिए, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस। एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। देखिए अभी तो सारा कीरम काटा हो रखा है इसमें, 1 मिनट अभी दिखाई देगी भाई। देखो देखो, ये कुछ डार्क स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली। तो ये वाली कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है, ये कॉर्निया आगे है, इसके पीछे क्या है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो किसके पीछे प्रेजेंट होती है, कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होती है। देखिए, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। क्या करती है, ये कंट्रोल करती है किसको, अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर जानी चाहिए, कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आइरिस का होता है। द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। दूसरा काम क्या होता है कि ये प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करती है। समझे मेरी बात, 2 काम करती है। पहला काम क्या था, पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या था, इसने कंट्रोल किया कि कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर जानी चाहिए जिससे आप किसी पर्टिकुलर चीज को देख सको। उसको कंट्रोल करने का काम किसका हो गया, आइरिस का हो गया। उसके बाद में साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, आइरिस का होता है। आपने देखा होगा अगर आप अपनी आंखों के आगे फ्लैश लाइट लेकर आओगे तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा, चीज को फोकस करने के लिए कि ज्यादा लाइट में आप किस तरह से सामने वाली चीज को प्रॉपरली देख सकते हो। और जब आप अंधेरे में जाते हो तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है जिससे आप अंधेरे वाली जगह पर चीजों को आसानी से देख सको। तो उसको कंट्रोल करने का काम बेसिकली किसका होता है, आपके आंख के अंदर प्रेजेंट आइरिस का होता है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये पता चल गया था हमें। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स डिस्टिंक्टिव कलर्स, यानी आइरिस ही हमारी आंख के अंदर ऐसा पोर्शन है जो हमें अलग अलग कलर को रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करता है। समझे मेरी बात, अलग अलग कलर को रिकॉग्नाइज जो आप कर रहे हो वो किसके थ्रू कर रहे हो, बेसिकली आइरिस के थ्रू कर रहे हो। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्यूपिल। देखिए, इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। देखो ये आइरिस है, आइरिस में छोटी सी ओपनिंग है यहाँ पर, इस वाले पोर्शन को भाई क्या बोला हमने, प्यूपिल बोला। थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स टू रेटिना, जिससे होकर लाइट ट्रेवल करती है। कहाँ जाने के लिए ट्रेवल करती है भाई, रेटिना पर जाने के लिए ट्रेवल करती है।
ठीक है। द साइज ऑफ प्यूपिल कैन चेंज अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स इन द आई। तो हमारा जो प्यूपिल होता है उसका साइज जो होता है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बताया था, आप घर जाके शीशे में देखना और फ्लैश लाइट लेकर देखना। जब आप आँख के पास में फ्लैश लाइट लेकर आओगे तो आपका प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि लाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है जो आँख के अंदर एंटर कर रही है। जब आप उसको हटा दोगे तो प्यूपिल का साइज फिर से बड़ा हो जाएगा, जिससे जो लाइट है उसकी जो एंट्रेंस है वो कम हो गई। तो बाहर की चीज़ को ईजिली देखने के लिए या दिखाने के लिए हमारा जो प्यूपिल का साइज होता है वो छोटा या बड़ा होता रहता है। जब लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, जब लाइट कम होगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। जब आप अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरे में चीज़ों को देखते हैं, ऐसा जब कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बाहर से आ रहे हैं और बाहर से अंदर घर पे आए तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें अंधेरे में लगती हैं कि दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ 10 या 5 सेकंड के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सारी चीज़ आपको इजीली दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बाहर जब आप थे तो लाइट ज़्यादा थी जिससे प्यूपिल का साइज क्या था, छोटा था। जब आप अंदर आए तो अंदर अंधेरा था, लाइट कम हो गई तो प्यूपिल का साइज बड़ा होने में कुछ टाइम लगा, 4 से 5 सेकंड। उसके बाद में आपको चीज़ें इजीली दिखाई देना शुरू हो गई। ठीक है भाई। When a large amount of light enters in the eye, the size of pupil get small. जब लार्ज अमाउंट में कोई लाइट आंख के अंदर एंटर करती है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है भाई, स्मॉल या छोटा हो जाता है। When a small amount of light enters in the eye, the size of pupil gets big. जब कम लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ आई एंटर करेगी तो प्यूपिल का साइज घट जाएगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या था, देखो फिर से डायग्राम में दिखाता हूं आपको। यहां पर कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में यहाँ पर कुछ लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, ये खाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। अब ये एक्वियस ह्यूमर क्यों होता है भाई, यहाँ के अंदर क्या काम होता है इसका, देखिए। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड। हमारे कॉर्निया और हमारे लेंस के बीच में एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, जैसे अभी आपने डायग्राम के अंदर देखा, उसको हम क्या बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। इट कीप्स आवर आई इन्फ्लेटेड। ये हमारी आंख को इन्फ्लेटेड रखता है, यानी उभार के रखता है। जो आपका ये वाला पोर्शन बाहर को भरा हुआ है ना, तो इसको उभारने का काम किसका है, एक्चुअल में एक्वियस ह्यूमर का है। और प्रोवाइड करता है हमारी आईज को नरिशमेंट, यानी ड्राई होने से बचाता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक्वियस ह्यूमर का काम क्या है, एक तो इन्फ्लेटेड करता है हमारी आइज को, यानी बाहर की तरफ उभार के रखता है, और दूसरा क्या है, हमारी आइज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन लेंस, यानी जो मेन लेंस जिसके थ्रू आप चीजों को देख रहे हो। ये मोटा वाला जो लेंस आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये वाला लेंस, इस वाले लेंस के बारे में बात हो रही है अभी। देखिए The crystalline lens, also known as eye lens, as biconvex lens. क्रिस्टलाइन लेंस को आई लेंस या बाइकॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। ठीक है भाई। हमारे आंखों के अंदर जो पाया जाने वाला लेंस है उसको आई लेंस हम इजीली लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका नाम क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। द लेंस प्राइमरी फंक्शंस टू बेंड द फोकस लाइट टू क्रिएट ए शार्प इमेज, टू क्रिएट ए शार्प इमेज ऑन द रेटिना। जो हमारा लेंस होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है भाई, ये हमारी लाइट को बेंड कर देता है। सपोज कीजिए हमारी आंखों के अंदर कोई लाइट एंटर कर रही है, क्या कर रही है, लाइट एंटर कर रही है। अब उस लाइट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। मैंने आपको बता दिया था कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। देखिए सपोज कीजिए यहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां पर पड़ी, आपके लेंस पर पड़ी। अब ये लेंस क्या कर देगा, इस लाइट को बेंड कर देगा। क्या कर देगा, लाइट को बेंड कर देगा, जिससे एक शार्प इमेज कहां बनेगी भाई, आपके रेटिना पर बनेगी और आपको चीज क्लियरली नजर आएगी। जब ये लेंस खराब हो जाता है तो आपका जो इमेज बनता है वो या तो यहां पर बनेगा,
या फिर रेटिना से भी बाहर बनेगा, बेसिकली रेटिना पर नहीं बनेगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसका काम क्या है कि बाहर से आने वाली लाइट को क्या कर देता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर देता है, जिससे वो कहाँ जाकर रुके, सीधा रेटिना पर जाकर रुके और आपको प्रॉपरली इमेज विजुअलाइज हो जाए, या प्रॉपरली इमेज आप प्रॉपरली इमेज को देख सको। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। यही था क्या? The lens is reflexible and can change the shape of focus on near or far object. हमारा जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है और अपनी शेप को चेंज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट अगर पास रखा है तो वो अपनी शेप को चेंज करके फोकस को चेंज करेगा, और ऑब्जेक्ट दूर है तो फिर से वो फोकस को चेंज करके आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाने की कोशिश करेगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये पेन है, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट देखना है, तो मेरा फोकस जो है वो चेंज ओवर किस पर आ गया? पेन पर आ गया, तो मुझे प्रॉपरली पेन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पेन को दूर लेकर जाऊं, यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखते हो तो ये अपने शेप को चेंज करके आपको प्रॉपरली इमेज दिखाने की कोशिश करता है, और जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वो अपने शेप को चेंज करके प्रॉपर इमेज दिखाता है। यानी ये फोकस के बेस पर, ऑब्जेक्ट के फोकस के बेस पर अपने शेप को चेंज कर सकता है, जिससे आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सको। समझे मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलियरी मसल्स। क्या है भाई? सिलियरी मसल्स। अब आपने सुना तो है कि शेप को चेंज कर रहा है। शेप को चेंज कैसे कर रहा है? कुछ ऐसी मसल्स होंगी जो शेप को चेंज कराने के लिए मजबूर कर रही होंगी, है ना? तो शेप को चेंज जो करा रही है वो बेसिकली कौन करा रही है? सिलियरी मसल्स करा रही है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? आपकी आईज में ही प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर किससे कनेक्टेड होती हैं? आपके लेंस से कनेक्टेड होती हैं। यानी लेंस को छोटा करना और बड़ा करने का काम, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम, फ्लेक्सिबिलिटी का काम कौन करा रही है? सिलियरी मसल्स करा रही है। समझ रहे हैं अभी मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। कहाँ थे हम? सिलियरी मसल्स होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंसेज। यानी सिलियरी मसल जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन लेंसेज को पकड़े रहती हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखा दिया। सिलियरी मसल्स कैन चेंज द शेप ऑफ लेंस टू द फोकस द नियर और फॉर ऑब्जेक्ट। अभी ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो अपने शेप को चेंज करके लेंस के फोकस को चेंज कराती हैं, जिससे आप पास या दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सको। समझे मेरी बात? कौन करवा रही है? शेप को चेंज कौन करा रही है? सिलियरी मसल्स करा रही है। और शेप किसका चेंज हो रहा है? आपके क्रिस्टलाइन लेंस का चेंज हो रहा है। जब लेंस का शेप चेंज हो रहा है तो वो अपने फोकस को भी चेंज करेगा। जब आप कोई चीज पास से देखेंगे तो फोकस चेंज होगा, और दूर से देखेंगे तो फोकस चेंज होगा। यानी पास और दूर की चीजों को दिखाने के लिए लेंस अपने फोकस को चेंज करता है, और वो फोकस को चेंज कराने का काम किसका होता है? सिलियरी मसल्स का होता है। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट है आपका विट्रियस ह्यूमर। अभी डायग्राम में दिखाया था भाई, बार बार डायग्राम देख रहे हो तुम भी। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये वाला है ना, ये जो बड़ा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है भाई? विट्रियस ह्यूमर है। तो देखते हैं भाई क्या होता है विट्रियस ह्यूमर। देखो, देखिए, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। ऐसा स्पेस जो बीच में होता है किसके? लेंस और रेटिना के। अब आप बोलोगे सर फिर से डायग्राम दिखाओ। हाँ भाई, इसी काम के रह गए हम। लो देखो दोबारा, ये लेंस है। कौन सा है? क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस आप बोल सकते हो। लेंस और रेटिना, रेटिना कहाँ पर है? यहाँ पर। यानी लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा सब्सटेंस भरा हुआ है? ये जो सब्सटेंस है ये क्या कहलाता है? विट्रियस ह्यूमर कहलाता है। और ये लिक्विड कैसा होता है भाई? ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। अब इसका कुछ काम भी होगा। जब ऊपर वाले ने कुछ लिक्विड भर के दिया है हमारी आंखों के अंदर, तो इसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। अब फंक्शन क्या है भाई, वो देखते हैं। इट प्लेज अ रोल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जो लाइट आपकी आंखों के अंदर आ रही है, उस लाइट को बेंड करने में जो सबसे मेजर रोल है वो किसका है? विट्रियस ह्यूमर का है। समझ रहे हैं? किसका है? विट्रियस ह्यूमर का।
दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म कराता है। देखिए, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट लेंस फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर आपकी आंखों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो ये उस ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा और आपकी आंखों को नॉर्मलाइज कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कराता है। कौन कराता है? विट्रियस ह्यूमर कराता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आई। आंखों के साइज के डेवलपमेंट में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जब आपकी आंखों का साइज बढ़ता है तो बेसिकली बढ़ता क्या है? विट्रियस ह्यूमर बढ़ता है। अब आपने बहुत सारे महारथियों से सुना होगा कि सर आंखों का साइज तो बढ़ता ही नहीं, जितनी बड़ी आंखें मेरी बचपन में थी उतनी बड़ी अब है, बल्कि अब तो छोटी हो गई हैं। बचपन में तो बड़ी बड़ी थी, अब छोटी छोटी हो गई। ऐसा नहीं होता। बच्चे की जो आंखें होती हैं वो बेसिकली 2 साल तक ग्रो करती हैं। कितने साल तक करती हैं? 2 साल तक ग्रो करती हैं। उसके बाद में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और फिर से जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है प्यूबर्टी की फेज में। कौन सी फेज में होती है? प्यूबर्टी वाली फेज में। अब प्यूबर्टी तो पता होगा भाई, प्यूबर्टी पता होगा, 8th क्लास सब पढ़ गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई की ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा मिनिमल ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ कराने का सबसे मेजर फंक्शन काम कौन करता है? विट्रियस ह्यूमर करता है। ग्रोथ कैसे होगी? आपकी आई के अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड या विट्रियस ह्यूमर है वो क्वांटिटी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी आई का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है चीज़ें? चलिए, नेक्स्ट है आपका रेटिना। देखिए, द सेंसिटिव इनर सरफेस एट द बैक ऑफ आई। एक सेंसिटिव इनर सरफेस होती है कहाँ पर? कहाँ पर? बैक ऑफ आई, यानी आंख के पीछे, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। विच एक्ट्स एज स्क्रीन, जो किसकी तरह काम करती है भाई? स्क्रीन की तरह काम करती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द आई फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना। आंखों के अंदर पाया जाने वाला लेंस हमारी रेटिना के ऊपर क्या करता है? फोकस करता है, जिससे हमें चीजें नजर आती हैं, दिखाई देती हैं। इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड एट द रेटिना इन द आई, यानी हमारी आंखों के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, कैसी इमेज फॉर्म होगी? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा क्या? ऑप्टिक नर्व। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप चीजों को विजुअलाइज कैसे करते हो। आपने कोई चीज देखी, सपोज करो आपने करण अर्जुन फिल्म देखी है, छत पे सोया था बहनों, याद है? हाँ, तो वो कैसे याद हुआ? देख के याद हुआ। कौन कौन से हीरो थे? सलमान खान थे, शाहरुख खान थे। तो याद कैसे हैं आपके? आपने तो देखी थी मूवी। देखने के बाद क्या हुआ कि ये हमारी आंख जो है एक तरह सेंसर ऑर्गन का काम कर रही है, यानी बाहर के सेंसेस को ले रही है, बाहर की इमेजेस को ले रही है। अब ये जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? आपके ब्रेन में जा रहे हैं। यानी ये जो सिग्नल्स हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन में जा रहे हैं। और ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? स्टोर हो रही है, जिससे आपको चीजें क्या हो रही हैं? याद हो रही हैं, मेमोराइज हो रही हैं। समझे? तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व कैरी द इंप्रेशन ऑफ द रेटिना टू द ब्रेन। अभी मैंने आपको हिंदी में बताया था आसान लैंग्वेज में कि जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो इंफॉर्मेशन को आंखों से कहां लेकर जाती हैं? आपके ब्रेन में लेकर जाती हैं। ठीक है, द ब्रेन interrupts the inverted image as erect ones and also able to see object in his real way। आपकी जो ब्रेन में इमेज बनती है, मैंने क्या बताया था? इन्वर्टेड बनती है। वो इन्वर्टेड इमेज ब्रेन में जाती है और ब्रेन से आपकी इमेज जो है वो सीधी आपको नजर आती है, सिग्नल्स के थ्रू जाती है जैसे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 2 तरह की सेल्स होती हैं आपकी आईज के अंदर। 2 तरह की सेल्स होती हैं। पहली सेल्स होती हैं कोन सेल्स और दूसरी होती हैं रोड सेल। कोन सेल जो होती हैं वो ब्राइट लाइट और कलर प्रोवाइड करती है, यानी इन दोनों के लिए ही सेंसिटिव होगी। और जो आपकी रोड सेल्स होंगी वो आपके लिए बेसिकली क्या है? क्या है? नाइट विजन है। रात में जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, लाइट डिम लाइट में जो आपको चीज़ें नजर आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? रोड सेल्स की वजह से। और ब्राइट लाइट में जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? कोन सेल्स की वजह से। ब्राइट लाइट में जो चीज़ें नजर आ रही हैं वो कोन सेल्स आपको दिखा रही हैं, और जो बहुत धीमी लाइट में चीज़ें नजर आ रही हैं वो रोड सेल्स आपको दिखा रही हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट किसी टॉपिक से रिलेटेड भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर कराएंगे। कराएंगे। चलिए,
आगे है आपका एकोमोडेशन। क्या होता है एकोमोडेशन? देखिए, एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? एकोमोडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एकोमोडेशन कहलाती है। अब मैंने पेन पास में रखा तो मैं फोकस यहाँ पर कर पा रहा हूँ, पेन दूर करूंगा तो फिर यहाँ फोकस कर रहा हूँ, तो मेरी जो लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी? एकोमोडेशन कहलाएगी। यानी जिस प्रोसेस के थ्रू मैं चीज को पास से और दूर से आसानी से देख पा रहा हूँ वो प्रोसेस क्या है? बेसिकली एकोमोडेशन है। इट अलाउज द एडजस्टमेंट ऑफ लेंसेज। ये अलाउ करता है क्या भाई? एडजस्टमेंट ऑफ लेंसेज। जब लेंस का एडजस्टमेंट होगा तभी तो चीज़ आप फोकस कर पाओगे। फॉर क्लियर विजन, जाहिर है भाई साफ देखने के लिए तो एडजस्ट करा रहे हैं हम। फॉर क्लियर विजन बोथ नियर एंड फॉर डिस्टेंस, बोथ नियर एंड फॉर डिस्टेंस। पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग तरीके से लेंस आपका काम करेगा और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग तरीके से आपका लेंस काम करेगा। ठीक है भाई। चलिए, अब आपकी जो सीलियरी मसल्स मैंने आपको बताई थी, सीलियरी मसल्स बेसिकली दो तरीके से काम करती हैं आपके पास और दूर के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। जब सीलियरी मसल रिलैक्स करती है, यानी जो आपका लेंस होता है या एकोमोडेशन जो प्रोसेस होती है वो कौन सी मसल पर डिपेंड करती है? सीलियरी मसल्स पर डिपेंड करती है। जब सीलियरी मसल्स आपकी रिलैक्स होंगी, क्या होंगी? रिलैक्स होंगी, तो आपकी जो मसल है वो क्या हो जाएंगी? थिन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? थिन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। किसको देख सकते हो? फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। क्लियर? जब आपकी सीलियरी मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फूल जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी? थिक हो जाएंगी। तो उसकी वजह से आप नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि लेंस को फोकस कराने में किसका सबसे बड़ा हाथ होता है? सीलियरी मसल्स का हाथ होता है। तो जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो वो पतली हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे, और जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो थिक हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हो। समझे मेरी बात? आई होप यहाँ तक की सारी चीज आपको क्लियर हो रही होंगी भाई। चलिए, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारी आंखों की डिफेक्ट से हमारी नज़रों पर क्या, निगाहों पर क्या फ़र्क पड़ता है? हम चीज़ों को किस तरह से देख सकते हैं? अगर हमारी आंख में कोई परेशानी हो गई तो हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या प्रॉब्लम को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? देखिए, देयर आर 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं भाई विजन के। पहला होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा क्या है? प्रेस बायोपिया। क्या है भाई? प्रेस बायोपिया। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया के बारे में। देखिए, मायोपिया इज कॉमनली नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? नियर साइटेडनेस बोला जाता है, या निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। अब ये नियर साइटेडनेस है, आप सोच रहे होंगे कि भाई पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नियर साइटेडनेस में पास की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। देखिए, इन दिस कंडीशन ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कैन नॉट एबल टू सी कौन से ऑब्जेक्ट? फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी जो नियर साइटेडनेस है या आपकी मायोपिया है, उसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पास की चीजों को तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकता। रीजन क्या है भाई? देखिए, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स। जो आई बॉल्स हैं
वो आई बॉल्स एलोंगेट हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका इमेज बन रहा था रेटिना के अंदर वो प्रॉपरली रेटिना पर नहीं बनता, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। समझे मेरी बात? कंडीशन देखिए क्या होती है, डायग्राम में नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, एक लाइट की रेज आ रही है भाई आपकी आईज के अंदर। ये क्या है, ये आपका आई लेंस है। अब ये आई लेंस का काम क्या है कि इस आने वाली लाइट की इमेज को कहाँ पर बनाना, आपके रेटिना पर बनाना। जब ये सेल एलोंगेट हो जाती है यानी लंबी हो जाती है, एलोंगेट होने के बाद जो आपका इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से आपको पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती, वो सॉरी दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करते हैं भाई, हम एक कॉनकेव लेंसेस का क्या लगाते हैं, वो सॉरी कॉन्वेक्स लेंसेस का, भाई मैं पागल हो गया। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंसेस का क्या लगाते हैं भाई, चश्मा लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है और हमें दूर की चीजें आसानी से दिखाई देने लगती है। ठीक है भाई, देखिए तो समझ गए एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। जब आईबॉल एलोंगेट हो जाएंगी तो आपका जो इमेज बनने वाला था रेटिना पर वो रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको पास की चीजें क्लियरली दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है भाई, मायोपिया बोला जाता है। करेक्शन किस तरह से कर सकते हैं भाई, चश्मे लगाओ, कौन से लेंस के, बे यार मैं भी सही बोल रहा था वैसे मैं। चश्मे लगाओ कौन से लेंस के, कॉनकेव लेंस के। कौन से चश्मे लगाने भाई, कॉनकेव लेंस के चश्मे लगाने। देखिए समझे, चलिए आगे देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल इसका उल्टा है। इट इज कॉमनली नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें आप आसानी से देख सकते हो क्लियरली, लेकिन पास की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। देखिए, दिस कंडीशन ए पर्सन कैन सी फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, लेकिन उसको पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें तो वो देख सकता है लेकिन उसको पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए रीजंस क्या हो सकते हैं भाई, दिस डिफेक्ट में अराइज इधर बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई इज टू लॉन्ग और आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल। पहली वाली में क्या हो गई थी, आईबॉल हमारी एलोंगेट हो गई थी और इसमें आईबॉल क्या हो गई है, बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, जिसकी वजह से जो इमेज बनना था वो रेटिना से बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, रेटिना से बाहर बन रहा है। अब इस इमेज को वापस से रेटिना पर बनाने के लिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है। कौन से लेंस का यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, जिसको यूज करने के बाद हमारा इमेज प्रॉपरली कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा और हमें पास की चीजें क्लियरली दिखाई देने लगेंगी। समझे मेरी बात? चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया दोनों कंडीशन के साथ होती है, यानी उस आदमी को दूरदर्शी दोष भी होगा, निकट दृष्टि दोष भी होगा, यानी ना तो दूर की चीज को दिखाई देंगी क्लियर और ना ही पास की चीजें दिखाई देंगी। देखिए, एज वी गेट ओल्डर अवर एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज। हमारी जो एकोमोडेशन की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बुढ़ापे के साथ। ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट प्रोग्रेसिवली फेड अवे। जो पास वाला पॉइंट होता है, जो बुढ़े लोग हो जाते हैं ज्यादातर, उनकी पास की नजरें ज्यादा फेड हो जाती हैं। दे स्ट्रगल टू सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, वो पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। एंड फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी उन्हें ना तो पास की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। विदाउट यूजिंग ए करेक्टिव आई ग्लास, बिना किसी करेक्टिव आई ग्लास का इस्तेमाल किए। ठीक है,
यानी ऐसे पर्सन्स जिनको ना तो पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं बिना किसी करेक्टिव लेंस का उपयोग किए हुए। तो ऐसे पर्सन्स को जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी भाई? प्रेस बायोपिया होगी। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, रीज़न क्या होता है? ऐसी कंडीशन में जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाती। अब जब आपकी सीलियरी मसल्स ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं करेंगी तो आपका लेंस ही फोकस करना बंद कर देगा। जब लेंस ही फोकस नहीं कर पाएगा तो आप दूर की चीज़ें ना तो क्लियर देख सकते हो और ना ही पास की चीज़ें क्लियर देख सकते हो। विच लीड्स टू डिसमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, है ना? अभी मैंने आपको बताया कि जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि लेंस को फ्लेक्सिबल बनाने में कौन मदद करता है भाई? सीलियरी मसल्स मदद करती हैं। जब ये मसल्स ही कमजोर हो गई तो ना तो आपका लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, ना ही रिलैक्स कर पा रहा है, तो ना तो दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगी और ना ही पास की चीजें आपको क्लियर दिखाई देंगी। करेक्शन क्या है? यूजिंग अ बाईफोकल लेंसेज, यूजिंग अ बाईफोकल लेंसेज। अब ये बाईफोकल लेंसेज क्या होते हैं? ऐसे लेंसेज जिनमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही तरह के लेंसेज होते हैं। सपोज कीजिए ये एक चश्मा का एक गिलास है। कौन सा गिलास है? चश्मे का एक गिलास है। आपने देखा होगा बहुत सारे चश्मों में दो तरह के लेंसेज लगे हुए होते हैं, दो तरह के लेंसेज लगे हुए होते हैं। ये वाला जो लेंस होगा वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और ये वाला जो लेंस होगा वो कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। तो कॉनकेव लेंस की वजह से फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे सकते हैं, यानी जो कॉनकेव लेंस होगा वो कौन से ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाएगा भाई? फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूर रखे हैं। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो नियर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाएगा, नियर ऑब्जेक्ट। तो दोनों बीमारी का सॉल्यूशन हो गया। हमने दो तरीके का चश्मा बना दिया, जिसमें ऊपर क्या है? कॉनकेव है और नीचे क्या है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव क्या करेगा? दूर की चीजों को क्लियर दिखाएगा और कॉन्वेक्स क्या करेगा? पास की चीजों को क्लियर दिखाएगा। तो आई होप आपको प्रेस बायोपिया भी समझ आ गई होगी। तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का किसी चैप्टर से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज और डाउट का आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।